चलो पहले रिवाइज ही करेंगे ना, फिर आगे चलेंगे। चलो इनको ध्यान से देखो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, देखो पढ़ो ध्यान से। पढ़ते रहो, ठीक है।
चलो 10 क्वेश्चन है, इन्हें देखो ध्यान से। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पढ़ो फिर बताऊँ। पढ़ लिया? चलो देखते हैं क्या लिखा है। फ्रिक्शन रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू गेट्स रिड्यूस्ड। अब ध्यान से देखोगे तो इसका सेंस क्या निकल रहा है। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको बोलते हैं घर्षण। पढ़ोगे कक्षा 11 में पढ़ोगे, शायद 9-10 में पढ़ोगे कि मतलब घर्षण वह चीज़ होती है जो मशीन की इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता ना, किसी चीज़ के कार्य करने की क्षमता को कम करता है। रिड्यूस मीन्स कम करता है। सो इसलिए दियर वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, साइंटिफिक स्टेटमेंट ना। तो एक बात समझना, कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखना है कि जो भी हमारे साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट मतलब होता है जो जैसे जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जानते हो ना, जान जाओ कि जो पानी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। इसे चाहे 100 साल पहले करोगे तब भी वही होगा और 100 साल बाद करोगे तब भी होगा। मतलब ये जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ना, ये हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा ना। चाहे 100 साल बाद भी कोई अगर 0 डिग्री सेल्सियस पानी लाएगा तो भी बर्फ़ बन जाएगा ना। यानी ये साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। प्लस ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हमेशा मतलब हमेशा सत्य रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको हमेशा रखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? तो अगर ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन यहाँ पर होना चाहिए रिड्यूसेस, ठीक है ना, क्योंकि इसे हमें किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है और जो साइंटिफिक स्टेटमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हम उनको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए ना? तो यहाँ से क्या लगाओगे, यहाँ पर क्या दोगे, रिड्यूसेस। समझ गए ना? तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यूज गेट रिड्यूस्ड। ये आपका क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर का, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, प्रयास करो। हाँ देखो, पढ़ लिया? अब हम देखते हैं। देखो, आई एम श्योर दैट नीदर श्यामा नॉर प्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द जग। देखो अब समझो कॉन्सेप्ट को, क्या लिखा है। देखो मतलब मैं श्योर, मैं निश्चित हूँ कि ना ही श्यामा और ना ही प्रिया रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस जग को तोड़ने के लिए। समझ गए ना? अब ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। ये हो गया नीदर और नॉर, ठीक है। तो समझ लो नीदर पेयर बनता है नॉर से। समझ गए ना? कभी कभी पेयर में भी आपको कंफ्यूज करता है। नीदर पेयर किससे बनेगा, नॉर से, और आइदर का पेयर किससे बनता है, और से। तो कभी कभी क्या करता है, रिवर्स कर देता है, इस नीदर की जगह पर नीदर पेयर बना देगा और से, ठीक है ना। आपको उचित पेयर बनाना है जो एप्रोप्रिएट पेयर है। नीदर पेयर नॉर से और आइदर पेयर और से। और साथ में ही कभी कभी नीदर ना दिखे तो आपको मिलता है नो या नॉट या नेबर, इनका भी पेयर किससे बनाओगे, नॉट से ही बनाओगे। समझ गए ना? पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक, पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात ध्यान रखना, नीदर नॉर के बीच, मतलब इसके बाद अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, कैसा, दो सब्जेक्ट, समझो ध्यान से। अगर नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, क्या, दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो ध्यान रखना जो हमारी वर्ब होती है वो नियर वाले सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग होती है। नियर मतलब जो पास रहती है। कैसे, देखो समझो कॉन्सेप्ट को। जैसे लिखा है नीदर श्याम नॉर प्रिया, अगर ध्यान से देखोगे तो नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट हुआ है ना, एक श्याम हो गया और एक प्रिया हो गया। अब इसकी वर्ब कहाँ है, यही तो वर्ब है ना। अब जो वर्ब होती है वो नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब ध्यान से देखोगे तो इस आर के सबसे नियर कौन है, प्रिय तो है ना। ध्यान से देखो ना, तो प्रिय सिंगुलर है
तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, आर नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, इज। ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है ना, कि नीदर नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है किसके बेस पर होती है, होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के बेस्ड। किस पर, नियरेस्ट, मतलब जो सब्जेक्ट हमारा नियरेस्ट है उसके बेस पर क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। समझ गए बात। पहले से बार ध्यान से देखो, दो बातें हमने क्या सीखी कि नीदर पेयर किससे बनेगा, नॉर से, ठीक है ना, और आइदर पेयर किससे बनेगा, और से। और अगर ये इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है किसके बेस पर आएगी, हाँ, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब, इज लगाई ना। अब इसमें एक तीसरी बात ध्यान रखना कि इस नीदर और नॉर के बीच, जैसे नीदर और नॉर ना, इसके बीच यहाँ अब देखो, श्यामा ये भी एक नाउन है ना, और प्रिया ये भी एक नाउन है। यानी एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस नीदर नॉर के बीच जो दो वर्ड रहेंगे वो सेम रहेंगे, सेम कैटेगरी की। सेम कैटेगरी मतलब अगर ये नाउन तो ये भी नाउन होना चाहिए, और ये प्रोनाउन तो ये भी प्रोनाउन होना चाहिए, ये एडवर्ब तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए। समझ गए ना, मतलब आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे इनके बीच। समझ गए ना ये बात। अगर यहाँ पर नाउन तो यहाँ पर भी नाउन ही होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव होगा। समझ गए ना, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तीन बातें यहाँ से एक बार में समराइज कर देना फिर से। तीन बातें, पहली चीज़ नीदर पेयर नॉर से, आइदर पेयर और से। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन दोनों के बीच आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिकल मीन्स होता है इक्वल। अगर इन नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। समझ गए ना, तो इसी पर बेस था। समझ गए ना ये वाला दूसरा, आई एम श्योर दैट नीदर श्यामा नॉर प्रिया। यही बार मिस्टेक थी क्योंकि हमारा जो वर्ब है नियरेस्ट प्रिया है, प्रिया सिंगुलर, इसलिए हमने लगा दिया इज। ठीक, चलो तीसरा देखो, तीसरा पढ़ो। हो गया, चलो देखते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्या है। वाई शुड ऑलवेज वी वेट फॉर हिम टू ज्वाइन अस। देखो एक चीज़ समझना है यहाँ से। वाई तुम्हारा हो गया क्वेश्चन वर्ड ना, शुड हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब ना, इसी को आप बोलते हो मॉडल वर्ब। ठीक है, ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज हो गया एडवर्ब। ठीक है, बी हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, वेट हो गई हमारी वर्ब, फॉर हो गया हमारा प्रीपोजिशन, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और टू ज्वाइन ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव, पढ़ चुके थे ना, टू प्लस ऑफ की फॉर्म इन्फिनेटिव होती है। अस, ये अस क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखना है, इसमें अरेंज करना है। ये जो हमारा ऑलवेज है इसकी अरेंजमेंट गलत है, कैसे करोगे इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्वेश्चन वर्ड बाद जस्ट हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। देन हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, देन हमें लगाना होता है एडवर्ब। क्या लगाओगे, एडवर्ब। अगर एडवर्ब है तो देन आपको चाहिए मेन वर्ब, देन आगे आपका सेंटेंस होगा। समझ गए ना, इसी स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो देखो अगर ध्यान से, तो वाई शुड, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया शुड। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट ना, तो इस बी को हमें पहले करना चाहिए था, यहाँ आप सही हो जाएगा ना। यहीं पर करेक्शन में मिस्टेक थी कि वाई शुड बी ऑलवेज वेट फॉर हिम टू जॉइन अस। समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक, चलो चौथा देखो, चौथा पढ़ो। पढ़ने में बताना। हो गया, चलो अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड
टेल्स मी अ फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। देखो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से देखो। लास्ट इवनिंग क्या लिखा है? लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग मतलब होता है बीता हुआ जो शाम का समय था, लास्ट इवनिंग। अगर ध्यान से देखोगे तो एक पास्ट का, यानी पास्ट मतलब बीता हुआ पास्ट ना, पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है ना। ये क्या है? लास्ट इवनिंग क्या दर्शा रहा है? एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ना। जैसे मैंने बोला आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो मैंने कल की एक स्पेसिफिक बात बताई ना। तो वहाँ पे जैसे है कि मेरे दोस्त ने मुझे कल शाम को एक जोक सुनाया, तो यानी लास्ट इवनिंग ये क्या है? ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, समझ गए ना? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ये ध्यान रखना कि लास्ट, जैसे लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंडे, लास्ट इवनिंग, जिस भी वर्ड में लास्ट का जुड़ा रहेगा वो क्या बताता है? एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। और जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है ये जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना, कि अगर लास्ट आया तो लास्ट बताता है पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, जिसका, और जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट इवनिंग माय फ्रेंड टेल्स, अब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। हमें किसका यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है? सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ना। यहाँ पर क्या कर दोगे? टोल्ड। समझ गए ना? सिंपल है ना, ABCGL का क्वेश्चन है। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी अ फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। समझ गए ना? छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। पांचवा देखो, पांचवा पढ़ो एक बार। पढ़ लिया? दो मिस्टेक्स हैं इसमें, सही करते हैं। देखो, हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो। देखो डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो आपने सीखा कि हार्डली एक एडवर्ब है ना। अब कोई भी जब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब, बता चुके हैं कई बार है ना। कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है एडवर्ब से तो इसके पहले में चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। यही तो होता है स्ट्रक्चर ना। तो एडवर्ब से स्टार्ट हुआ तो हार्डली, इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ निकालोगे? हैड से, हैड। अब इसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? रीच्ड, रीच द स्टेशन। अब देखो यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब का पेयर किससे बनता है? वेन से। किससे बनता है? वेन से। देन नहीं, एग्जाम में देन करके देता है या देन करके देता है, ये सब नहीं लगाना। क्या लगाओगे? वेन। कब? जब आपको दिखे हार्डली, दिखे स्कार्सली, दिखे रेयरली, दिखे तब, ठीक है। बाकी आपका सेंटेंस एज इट इज रहेगा। द ट्रेन स्टार्टेड टू गो, ठीक है ना। चलो छठा देखो, छठा पढ़ो एक बार। छठा पढ़ो, मैं बता रहा हूँ, बस सीखते रहो, बस कुछ ना कुछ सीखो बस। पढ़ लिया? चलो अब देखते हैं। नो सूनर ही रीच द स्टेशन देन द बेल रैंग, ठीक है। तो देखो नो सूनर हमारी एडवर्ब हो गई, इसके बाद में चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकालोगे, डिड लगाओगे। क्या लगाओगे? जब डिड लगा दिया तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल। अब नो सूनर का पेयर बनता है देन से। किससे बनता है? देन। ये ध्यान रखना, देन नहीं, केवल देन।
तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द बेल रैंग। ठीक, छठा सातवां देखो, चलो पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, फिर बता रहा हूँ। पढ़ लिया? चलो देखते हैं क्या लिखा है। रमा नीदर डिड दिस वर्क नॉट हर फ्रेंड्स। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखो इसमें लगा है डिड, मतलब वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो ना, डिड ही आएगा, हैड ही रहेगा। यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस नीदर और नॉर से प्रॉब्लम है, समझो। अगर ध्यान से देखो, एक चीज़ और समझ लेना नीदर नॉर से रिलेटेड, एक पॉइंट और, कि कोई भी चीज़ अगर नीदर नॉर से जुड़ी हुई है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, राइट देखोगे, राइट पोर्शन देखो और लेफ्ट में अगर कर करेक्शन करो। इस बात को देखो, एग्जाम्पल यहाँ से देखो, जैसे रमा नीदर डिड दिस वर्क नॉर हर फ्रेंड। अब देखो ये राइट पोर्शन है ना, हमने देखा राइट पोर्शन, नॉर से क्या जुड़ा हुआ है, हर फ्रेंड्स, यानी कहीं ना कहीं एक नाउन है ये ना। अब इधर आ जाओ, हमने देखो राइट में देखा, अब लेफ्ट में आ गए। अब इस नीदर के बाद देखो क्या लिखी है, वर्ब लगी है ना। ये नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन जोड़ना है, मतलब नीदर के साथ भी नाउन कैरी करना है। तो कहने का से इस नीदर को कहाँ करो, इस रमा के पहले कर दो। कहाँ कर दो, रमा के पहले करो। अब इसको पढ़ोगे क्या लिखोगे, लिखोगे नीदर, इसको अगर लिखोगे कब लिखोगे, नीदर रमा डिड दिस वर्क, या इस प्रकार से लिखो, नीदर रमा नॉर हर फ्रेंड्स दिस वर्क। चलो इसको सही कर देते हैं यहीं से, इसको आप लिखोगे नीदर रमा नॉर हर फ्रेंड्स डिड दिस वर्क। अब ध्यान से देखोगे तो नीदर हो गया और नॉर हो गया। अब इस नॉर के साथ भी क्या जुड़ा है, नाउन, और इस नीदर के साथ भी क्या जुड़ा है, नाउन। अब बैलेंस हो गया ना, कि इसके साथ भी नाउन और इसके साथ भी नाउन, वही तुमने यहाँ पर सीखा था। ठीक, चलो ये बात क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। आठवां करो, अब ये तीनों जो सेंटेंस है रिलेटेड है आपके कंडीशनल सेंटेंस। जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर कंडीशनल सेंटेंसेस, तब आप बताया था इसमें। चलो पढ़ो एक बार, पढ़ो फिर बता रहा हूँ एक बार। पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? चलो देखते हैं। इफ ही हैड सीन मी ही वुड स्टॉप हिज कार। चलो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दिख रहा है देखो यहाँ, हाँ देखो इस पोर्शन में दिख रहा है यहाँ। चलो देखते हैं, दिख रहा है ना। देखो पहली चीज़ हमें क्या सीखनी है इससे रिलेटेड। देखो इफ के बाद मान लो, इफ के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? इफ के बाद यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब दूसरे सेंटेंस में, जैसे इसमें देखो एक सेंटेंस हो गया इफ ही, इफ के साथ, और एक दूसरा सेंटेंस ये हो गया। तो इफ के बाद अगर आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो दूसरे वाले टेंस में आप सब्जेक्ट बाद किसका प्रयोग करते हो? विल या शैल का। किसका? विल या शैल के साथ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पहली बात ये क्लियर। और जनरली क्या होता है, विल ही यूज करते हैं, उसको जानो, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ के बाद अगर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगाओगे? विल या शैल। पहली चीज। पॉइंट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, अगर इफ के बाद आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तब इसके बाद क्या करोगे? तब इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट साथ क्या लगाना होगा? वुड। क्या लगाना होगा?
वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक बात क्लियर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो विल लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वुड लगाओगे। ठीक। तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, देखो ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी से ना समझते रहो, बाकी फिर रिवीजन करेंगे फिर से। अब देखो, अगर सब्जेक्ट बाद हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है? अब स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखे आपको, इफ के बाद जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से दिखे, तब जो आगे वाला सेंटेंस होगा उसमें हम वुड के साथ क्या लगाते हैं? वुड के साथ हैव लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई इतनी? तीनों बात ध्यान रखना। अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो विल सब्जेक्ट, फिर इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट बाद आपकी सेकंड फॉर्म है, क्या लगाओगे? वुड। और यदि इफ़ के बाद सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म है तो क्या लगाओगे? वुड हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम इन्वर्जन में इन्वर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका इन्वर्जन कर देते हैं। इन्वर्जन मीन्स उलट देते हैं। कैसे समझो, कैसे उल्टोगे? उल्टने का से ये है, इसको हम जब इन्वर्स करते हैं, लिख देता हूँ यहीं पर, इन्वर्जन करते हैं जब इस सेंटेंस का हम जब इन्वर्जन करते हैं तो इस हेड को हम पहले करते हैं। क्या करते हैं? इस हेड को हम पहले कर देते हैं, यानी हेड को हम इफ़ की जगह पर कर देते हैं। तो आपने जब हेड को इफ़ के प्लेस पर कर दिया तो हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इफ़ के बाद लिखो डायरेक्ट सब्जेक्ट। अब देखो आपने हेड को यहाँ कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, इफ़ को नहीं लिखना। अब क्या बचेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक ना, ये 4 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, एक बार इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो सारी चीज़ों को। एक बार देखो, नहीं तो सब बाउंस हो जाएगा। एक बार देखो, देख लेना सबको, ऑब्जर्व करो। उतना लो जितना ऑब्जर्व कर लो। पढ़ लिया? करें हम। देखो अब आ जाओ 8वां सेंटेंस, इफ़ ही हैड सीन मी। अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना, मतलब इफ़ के बाद सब्जेक्ट आया, देन हैड आया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तब आगे सेंटेंस में क्या लगाओगे? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा? ही वुड के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कर दोगे स्टॉप्ड। क्या कर दोगे? समझ गए ना? अब कर लोगे। अब देखो ये तो हो गई रटने वाली बात कि हमने समझ लिया कि स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब समझो इसका सेंस क्या निकलता है। इफ़ ही हैड सीन मी, यदि उसने मुझे देखा होता, ही वुड हैव स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी रोकी होती। यानी ये सेंटेंस कहीं ना कहीं जाता है इमेजिनेशन में। कहाँ जाता है? मतलब ऐसी कल्पना करता है कि ये ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, इस सेंस में। यानी अगर चांस लिखोगे तो इफ़ ही हैड सीन मी, यदि उसने मुझे देखा होता, मतलब इसका सेंस क्या है? उसने देखा नहीं ना, ये तो निकल रहा है ना कि यदि उसने मुझे देखा होता अपनी गाड़ी को रोकता ना, यही सेंस निकलता है ना। यानी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनेशन को, कल्पना को। ठीक है, और ये जो एक्शन होता है जो इफ़ के साथ जुड़ा है, ये एक्शन हुआ नहीं रह रहा है ना, कि इफ़ ही हैड सीन मी, यदि उसने मुझे देखा होता, देखा नहीं है ना, एक्चुअल में नहीं देखा। जैसे इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि तुमने परिश्रम किया होता, इसका मतलब आपने परिश्रम नहीं किया। समझ रहे हो ना, ये सेंस निकलता है। चलो अब आ जाओ 9वें पर। देखो क्या करेक्शन हो सकती है। नहीं, अब ध्यान से देखो, अब ये फॉलो कर रहा है ये वाला इन्वर्जन वाला केस ना। हैड आया, सब्जेक्ट आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। समझ गए ना? यानी अब इसका इन्वर्जन कर दिया है, ये ध्यान रखना है। मतलब हैड ही वर्कड हार्ड, यदि उसने परिश्रम किया होता, ही वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। मतलब स्ट्रक्चर सही कर रहा है ना, आपने इन्वर्जन कर दिया इस पोर्शन का, और ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा जो कि एज इट इज है उसमें। यानी ये सेंटेंस क्या है?
सही है, 100% सही है। समझ गए ना? कंफ्यूज हुए कि नहीं यूनिवर्सल वाले में, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये इन्वर्जन वाला इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो। हाँ चलो सबको पढ़ने दो, प्रयास करो 10 हुआ सभी। चलो पढ़े हम। इफ ही वर्कड हार्ड ही विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे लिखा है सब्जेक्ट, इफ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। कहाँ गया स्ट्रक्चर? ये है ना, इफ आया, सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस होगा उसमें वुड लगाओगे ना। तो कहाँ मिस्टेक है? इस बिल से यहाँ पर क्या लगाओगे? वुड। बस हो गया, क्या करना था इसमें, सिंपल है। समझ गए? चलो देखो इसे ध्यान से पूरा, देखो कितनी चीज़ रिवाइज की हमने, रिवीजन ही हुआ। चलो एक बार देखो इसे पूरा। कुछ चावल लिख भी सकते हो जो इसमें अच्छा लगा हो आप, बाकी सारे तो इम्पोर्टेंट, बाकी जो यहाँ कर लो, इन्हें कर लो, इम्पोर्टेंट ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। हो जाए बताना, ठीक है, आगे चलेंगे। एक काम करो, लिख रहे हो ना, एक काम करो ये लिख लो यहाँ से 5 से 10 तक लिख लो, 5 से 10 तक, और स्ट्रक्चर्स लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आप लोग नए हो, अभी पढ़े नए हो, लिख दो, रिवीजन होता रहेगा ना। और इसमें जो ना समझ में आए पूछ लें, ठीक है, लेकिन गलत मत लिखना। चलो लिखो। अच्छा उसमें क्या पढ़ रहे थे? वर्ब एडवांस में कहाँ तक पहुँचे थे यार? ये तो रिवीजन देखो, कहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं यार। चलो लिखो लिखो। अच्छा हाँ, इन्फिनेटिव की ना, कर लो, आवाज़ सीखेंगे।
वो कहाँ गया हो? नहीं आ रहा है प्रशांत। उन्हीं के पास गया करने को। क्या हुआ? जब सुना है पूछ लेना, ठीक है, लेकिन गलत मत लिखना। ये झीलों का देश किसे कहते हैं यार? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप हम कल पढ़ाए थे, यूरोप। हो गया भाई? नहीं, एक इतने पूरे घंटे हो गया। मिटाई इसको सब, चलो लिखो फिर से मिटाओ। ए भैया बात मत करो यार। चलो अब स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? वर्ब एडवांस। वर्ब को हम एडवांस में लेके चले गए हैं। चलो अब समझो यार, देखो ध्यान से एक एक चीज़ को।
देखो हमने क्या सिखाया था आपको, चलो बताओ इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ हाँ, इसका स्ट्रक्चर होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो इन्फिनेटिव हमने सीखा था, आपको मैंने जिरेंड भी बताया था। जिरेंड छोड़ो, अभी जिरेंड के बारे में नहीं सीखते। चलो सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं? जिरेंड। जिरेंड क्या बताया था? जिरेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये होता है जिरेंड। ठीक है, इतनी बात हमने सीखी थी। अब देखो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है ना, और जिरेंड का स्ट्रक्चर ये हो गया। चलो ये बताओ, हमने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव किस प्रकार से काम करता है। चलो एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे टू, क्या लिखोगे? जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी। आई वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट वॉट, मैं क्या चाहता हूँ? पढ़ना, यानी टू स्टडी ना। यानी ये पूरा आंसर किसका आंसर कर रहा है? वर्ड का। अब कोई भी चीज़ जो वर्ड का आंसर करती है वो क्या होती है? ना, मत पढ़ो, नाउन होती है। कोई भी चीज़ जो आंसर करती है किसका? वर्ड का आंसर करती है, या हुम का आंसर करती है, या हु का आंसर करती है, ठीक है। ये अगर सेंटेंस से इन तीनों का आंसर मिल रहा है तो क्या होगा? वो नाउन होगा। समझ गए ना। यानी ये जो टू स्टडी है, यानी अब देखो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? इन्फिनेटिव। कैसा काम कर रहा है? नाउन की तरह ना, नाउन की तरह काम कर रहा है ना। अब जो आपका नाउन होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी। ये सारी बातें बता चुका हूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो आई वॉन्ट इस वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो हम जानते हो वर्ब के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब के पहले यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। तो ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? इन्फिनेटिव कैसा काम कर रहा है? वर्ब की तरह काम कर रहा है ना, सॉरी नाउन की तरह काम कर रहा है। अब चूंकि वर्ब से बना नाउन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? वर्बल नाउन। क्या बोलते थे? वर्बल नाउन। वर्ब से बना नाउन इसलिए वर्बल नाउन। फिर हमने क्या सीखा? जिरंट। जिरंट भी कैसे काम करता है? नाउन की तरह। कैसे? जैसे स्विमिंग, क्या लिखोगे? आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, ठीक है। तो आई लाइक व्हाट? स्विमिंग। ये भी व्हाट का आंसर कर रहा है ना, तो क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी ये जिरंड जो है, यानी वर्ब की फर्स्ट पार्ट आपने क्या जोड़ा? आईएनजी। ये भी क्या है? जिरंड है, लेकिन कैसे ऐड कर रहा है? नाउन की तरह। यानी ये भी क्या हो गया? वर्बल नाउन। वर्ब से बना इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। ये बात क्लियर हुई ना। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन देखो, समझो। इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह काम कर रहा है ना, और जिरंड भी इन्फिनेटिव तरह ही काम कर रहा है, सॉरी नाउन की तरह काम कर रहा है। तो क्या हम नहीं कर सकते कि इन्फिनेटिव के प्लेस पर हम जिरंड को यूज कर दें, और जिरंड के प्लेस पर इन्फिनेटिव को यूज कर दें? हो सकता है ना। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, नाउन का ही ना। तो हम इन्फिनेटिव के प्लेस पर नाउन का भी यूज कर सकते हैं, और जिरंड के इन्फिनेटिव के प्लेस पर। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्शन सेम है ना, दोनों कैसे काम कर रहे हैं? नाउन की तरह। ये कर सकते हैं, लेकिन अब समझो ध्यान से इनके बीच डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस समझते हैं। देखो ये जो इन्फिनेटिव है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्बल नाउन दर्शाता है, इसकी सेंस क्या निकलती है? जैसे वही वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्या हो गई? इन्फिनेटिव हो गई ना। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या उसने पढ़ने का काम कर लिया है? पढ़ेगा ना। मतलब ये जो इन्फिनेटिव होता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है पर्पस, जो काम होने वाला है ना। जो काम अभी हुआ नहीं है, क्या होगा? होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं इस जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी उसका पर्पस बताएगा। क्या बताएगा? पर्पस। यानी काम अभी हुआ नहीं, होगा ना। जैसे आई वेंट टू प्ले, एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, आई वेंट टू
प्ले, इसको छोड़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, छोड़ जाने दो। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुई बात नहीं? बात क्या क्लियर हुई कि इन्फिनेटिव ऐसा काम दर्शाता है जो भी होने वाला है, जो भी हुआ नहीं है, जो होगा। ठीक है, अब इस जिरन के बारे में आ जाओ। जिरन कैसे करोगे? जैसे वही सेंटेंस हम लिखते हैं, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मतलब उसे स्विमिंग करना पसंद है। जब वो स्विम करता है तब उसको एंजॉय करता है ना। इन्हीं अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो बताता है एक्शन, ये एक्शन आपका कंटिन्यू चलता रहता है ना। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो जिरन बताता है जो आपका एक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूएशन है उसमें, जब कम लगातार क्या होता है, चलता रहता है। और ये जो इन्फिनेटिव है ये बताता है कब, जब आपका एक्शन होने वाला है ना, मीन्स अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, होने वाला है, घटित होने वाला है। या आप ये भी कह सकते हो कि इट टू बी डन, इट टू बी डन, मतलब जो होने वाला है, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, यानी कहने का आशय ये है, ये क्या दर्शाता है, पर्पस दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पर्पस। पर्पस किसका, जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है उसका पर्पस, कि काम अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है, होगा। और ये क्या दर्शाता है, जब एक्शन आपका कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है ना, चलो अब इसी के बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट बेस पर 2-3 क्वेश्चन है, प्रयास करना। ठीक है ना, चलो इस बात को समझे। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ठीक है ना, प्रयास करना। यहाँ पर टू स्मोक आएगा कि स्मोकिंग, बस पढ़ो एक बार ध्यान से। ठीक है ना, अब प्रयास करो कि अपने मन से सोचो क्या आएगा। मतलब स्मोक करना, स्मोकिंग यहाँ पर प्रोहिबिटेड मतलब होता है मना किया गया है। ठीक है ना, ये सेंटेंस। अब प्रयास करो, इसमें टू स्मोक आएगा कि स्मोकिंग है, सोचो ध्यान से और ये कॉन्सेप्ट यूज करो। ठीक है ना, सोचो ध्यान से। चलो ये अच्छी
क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सीखने का प्रयास करते हैं यहाँ से। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्फिनेटिव मीन्स क्या? इन्फिनेटिव पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर ये होता है, काम कैसे करता है? नाउन की तरह। क्या बताता है कि कोई काम अभी होना बाकी है, हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। और जिरेंड क्या होता है? जब कोई काम कंटिन्यू चलता है, इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? जिरेंड का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, दोनों कैसे काम करते हैं? नाउन की तरह। इसलिए चूंकि ये वर्ब से बने नाउन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, ठीक है। चलो अब मुझे बताना इसमें टू स्मोक आएगा कि स्मोकिंग आएगा? सोच के बताओ, पहले प्रयास तो करो, कुछ आंसर तो करो कि स्मोक आएगा कि स्मोकिंग आएगा। टू स्मोक आएगा कि स्मोकिंग आएगा? चलो देखते हैं क्या लिखा है। टू स्मोक या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। अगर ध्यान से देखोगे, पहले समझते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस में आ गया, आपने बोला टू स्मोक, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर। अब कोई प्लेस है ना, कोई जगह है, वहाँ पर अगर किसी चीज़ को मना किया जा रहा है तो मना कब करेगा? उस एक्शन के होने से पहले ही मना किया जाएगा ना। जैसे यहाँ पर थूकना मना है, तो थूक दोगे तो मना करेगा कि पहले से मना करेगा? यानी वो एक्शन हुआ नहीं रहेगा तभी मना किया जाएगा ना। तो क्या लगाओगे? मतलब ये उस जो स्मोक करने का एक्शन है, ये इसके होने से पहले तो मना करेगा ना, हुआ नहीं रहेगा तभी मना करेगा इंसान ना। समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पर सेंस होगा टू स्मोक। क्या लगाओगे? टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर, मतलब यहाँ पर स्मोक करना मना है। समझ गए ना? ये बात समझे? यानी किसी जगह पर पहले से लिखा रहता है कि यहाँ पर स्मोक करना मना है, मतलब उस एक्शन के होने से पहले, एक्शन हुआ नहीं है, होना बाकी था, उसके पहले मना कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? टू स्मोक। टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर। बात समझे? थोड़े में समझने का प्रयास करना, ठीक है। दूसरा देखो, अब इसको समझना ध्यान से। टू स्मोक या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो, टू स्मोक मतलब ही एक्शन हुआ नहीं है। अब जब एक्शन हुआ ही नहीं है तो इंजूरियस कैसे होगा? खतरनाक कैसे होगा? यानी वो एक्शन हो चुका है तभी इंजूरियस होगा। मतलब किसी व्यक्ति ने स्मोक कर चुका है तभी उसके लिए हेल्थ के लिए इंजूरियस होगा। यानी ये एक्शन कंटिन्यू हो चुका है। अगर एक्शन कंटिन्यू करेंगे तभी तो इंजूरियस होगा हेल्थ के लिए। अगर हुआ नहीं रहेगा तो कैसे इंजूरियस होगा? समझ गए ना? यानी यहाँ पर क्या लगाओगे? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यानी जिरंड से इन्फिनेटिव में जब चेंज करोगे तो उसकी मीनिंग ही परिवर्तित हो जाएगी ना। इसकी मीनिंग क्या है? जो एक्शन भी हुआ नहीं है, होना बाकी है, होगा। और इसका एक्शन जो कंटिन्यू होगा। अब कोई इंसान अगर स्मोक लगातार करेगा तभी उसकी हेल्थ क्या होगी? इंजूरियस होगी ना। और कहीं स्थान पर जाओगे तो एक्शन हुआ नहीं रहेगा, उससे पहले आपको मना कर दिया जाएगा कि मत करो, तभी क्या हमने लगाया? टू स्मोक। क्योंकि ये टू स्मोक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है? कोई एक्शन भी हुआ नहीं है, होगा ना, तभी मना कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर इसमें टू स्मोक फिट बैठ रहा है और इसमें स्मोकिंग, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पर। ही स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट। और देख तीसरा है ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। देखो यहाँ पर टू प्ले हमने इन्फिनेटिव यूज किया ना, और यहाँ पर किसका यूज किया? जिरेंड का। अब देखो इसका भी पहले का सेंस कुछ अलग है और दूसरे का सेंस अलग है, समझते हैं। जैसे ही स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट, मतलब टू प्ले क्रिकेट हुआ मतलब रुका, खेलने के लिए रुका ना। एक इसका सेंस निकालोगे, ही स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले मतलब पर्पज़ है, रुकने का क्या है? पर्पज़ है। टू प्ले मतलब क्या? पर्पज़ दर्शाएगा ना कि वह रुका किसके लिए? खेलने के लिए। समझ गए ना? ये क्या दर्शा रहा है? पर्पज़, कि काम होना भी बाकी था। कौन करेगा? ये इसी जो स्टॉप हुआ इसका पर्पज़ क्या था? खेलना। क्यों? क्योंकि टू प्ले क्या दर्शा रहा है? पर्पज़। समझ गए ना? यानी ही स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट मतलब कोई व्यक्ति जा रहा था खेलने के लिए, रुक गया, खेलने के लिए रुका। अब दूसरा देखो, ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, अब क्या जिरंड है ना। जिरंड मतलब आपका एक्शन क्या था? कंटिन्यू था, मतलब वो खेल रहा था, खेलना रोक दिया उसने, मतलब खेल रहा था, खेलना रोक दिया। ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट मतलब वो खेल रहा, जैसे मैच खेल रहा था, रुक गया। अब रुक गया तो क्या लगा? स्टॉप, यानी हमने जिरंड कर, मतलब वो जो खेलने का एक्शन था कंटिन्यू कर रहा था तब रुक गया, तो क्या लगाओगे? जिरंड हमने लगाया, क्योंकि खेलने का एक्शन क्या था? कंटिन्यू था, इसलिए आपने क्या लगाया यहाँ पर? इसकी मीनिंग चेंज हो गई। इसकी मीनिंग है कि वो रुका, खेलने के लिए ही रुका,
लेकिन इसमें वो खेल रहा था, उस खेल को अपने रोक दिया। समझ गई बात को? अगर ध्यान समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ही स्टॉप्ड टू प्ले, अगर आप देखोगे तो टू के साथ आपकी फर्स्ट हो, मैंने इन्फिनेटिव आया है। इन्फिनेटिव मीन्स क्या? पर्पज, यानी वो भी खेलेगा, खेला नहीं उसने, मतलब ही स्टॉप्ड टू प्ले क्रिकेट, वह खेलने के लिए रुका, पहला सेंस। दूसरा, ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग मतलब ए प्ले के साथ आईएनजी यानी जिरेंट है। जिरेंट मतलब जो खेलने का काम है वो चल रहा था, उसने खेलने के काम को रोका। ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट मतलब वो खेल रहा था, उसको रोका उसने ना, ही स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। बात को समझे? थोड़ी मोटी समझेंगे नहीं बात? इसका सेंस अलग है, वह खेलने के लिए रुका, और इसका सेंस है वह खेल रहा था, उसे रोक दिया। समझ गए? चलो पांचवा देखो, ही लाइक्स टू रीड या रीडिंग गुड बुक्स। सोचो ध्यान से। देखो हर एक सेंटेंस कुछ नई बात मिल रही है ना सबको, बस सीखते रहो। देखो सोचो ध्यान से, ही लाइक्स। अब ध्यान से देखो, अगर पहला उठाओगे टू रीड, अब देखो टू रीड मतलब अभी ये काम हुआ नहीं है। अब जब कोई काम किया नहीं है तो पसंद कैसे करेगा? जब वो काम एक्शन कंटिन्यू करेगा तभी पसंद करेगा ना। मतलब ये क्या का है? रीडिंग, ठीक है ना। ही लाइक्स रीडिंग गुड बुक्स, उसे अच्छी जगह पढ़ना पसंद है, ठीक है। छठा देखो, ही स्टॉप्ड हिज फ्रेंड्स टू आस्क या आस्किंग फॉर मनी। टू आस्क आएगा, यहां पर आस्किंग आएगा। सोचो, प्रयास करो। अगर ध्यान से देखो सोचोगे तो इसे बता पाओगे। ही स्टॉप्ड हिज फ्रेंड टू आस्क या आस्किंग। टू आस्क मतलब अभी पैसे मांगा ही नहीं है, और आस्किंग मतलब लगातार मांग रहा है। अब लगातार मांग रहा है तभी तो मना करेगा वो ना, तभी तो मना करेगा ना कि भाई बात करो, मत मांगो इतनी, ठीक है ना। क्या लगाओगे? आस्किंग। मतलब ही स्टॉप्ड हिज फ्रेंड्स आस्किंग फॉर मनी। वो पैसे को लगातार मांग रहा था इसलिए उसने मना किया ना। अब जब अगर टू आस्क मतलब क्या कि एक्शन भी हुआ नहीं है। जब हुआ नहीं है तो मना काहे करोगे? जब आपने किसी ने पैसा मांगा नहीं तो मना काहे करोगे? जब मांगेगी तभी मना करोगे ना। मतलब जब ये आस्क करने का काम लगातार होगा तभी तो मना करेगा ना। तो ही स्टॉप्ड हिज फ्रेंड्स आस्किंग फॉर मनी। बात को समझे ना? लिख लो, इसे लिख लो, समझने का प्रयास करना, बाकी कल इसके डेप्थ में और जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे क्लास चल रही है आपकी।